Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्स इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था. आई होप वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज. सीबीएसई में प्रूफ भी पूछा जाता है कि डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग केसीएल केवीएल. उसके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं. बैलेंस को भी देखा था हम लोगों ने और अनबैलेंस को भी देखा था. बैलेंस के लिए सिंपली हम R5 को हटा देते थे और अनबैलेंस में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस लगाया. आज हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका 2 से 3 मार्क्स में प्रूफ दिया था वो वाला डिस्कस करेंगे और फिर उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज मीटर वायर ब्रिज. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस. अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था, बट फॉर प्रूफ व्हाट विल टेक इट कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज connected by a battery of any EMF, let's say 10 volt मान लेते हैं. This resistance is P ohm, Q ohm, R ohm and S ohm. And here connected a galvanometer having resistance Rg. तो बेटा ये galvanometer basically क्या होता है? तो galvanometer is a device which is used to detect the presence of current in the circuit. ठीक है. अब ये लैब में देखेंगे तो यहाँ पे बीच में 0 होता है, ये एक पॉइंटर लगा हुआ होता है और ये जो पॉइंटर होता है ये दोनों डायरेक्शन में, यानी इट्स अ बाई डायरेक्शनल, दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ये करंट की प्रेजेंस के साथ साथ करंट की डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. इन केस अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो पॉइंटर हमारा यहीं पे रुका रहेगा. यानी पॉइंटर अगर 0 को इंडिकेट कर रहा है, इट मींस देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट. फिर यहाँ पे इसका मैक्सिमम स्केल होता है. अगर पॉइंटर रोटेट होते होते इस पॉइंट तक आ गया तो हम बोलते हैं कि दिस इज फुल डिफ्लेक्शन या यू कैन से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. और जो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में करंट फ्लो करता है दैट इज IG और हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट. यानी हम इससे ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर को नहीं दे सकते. तो गैल्वेनोमीटर का काम बेसिकली करंट को मेजर करना बिल्कुल नहीं होता, वो प्रेजेंस को बताता है कि वेदर करंट इज प्रेजेंट और नॉट. तो बेसिकली ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है. लेट्स से 1 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, समहाउ ऐसा. एम्पियर्स में करंट को डील नहीं करता. तो दिस इज आवर सेटअप. तो हम बोलते हैं कि लेट अस सपोज यहाँ से करंट आई चला. अगर आई करंट गया है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस आई करंट ही बाहर आया होगा. अब यहाँ को आर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेट से दिस इज I1, दिस इज I माइनस I1. अगेन आई को यहाँ पे फिर 2 डिवीजन मिली तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट गया IG, वही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, और ये हुआ हमारा I माइनस IG. यहाँ से इस ब्रांच में IG आ रहा है, इस ब्रांच में I माइनस I1 आ रहा है, तो व्हाट विल गेट I माइनस I1 प्लस IG. और यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस IG. तो व्हाट विल सी कि यहाँ पे I करंट ही जाएगा. दिस इज करंट डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम अगेन KCL KVL लगा तो रेजिस्टेंस इसके प्लस माइनस लगा लेती है इन दी अकॉर्डिंग्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इन लूप ABDE, अगर हम ABD की बात करें, लूप ABD की, तो व्हाट विल गेट इन लूप ABD, तो V माइनस I1 इंटू P, I इंटू R अगेन, माइनस IG into RG
प्लस I minus I1 into R must be equals to V, and it comes out to be. Rearranging this equation, तो what will get? Taking this common, तो I1P, या इसको यहीं पे रखो, I minus I1 into R must be equals to I1P plus IGR. Equation number 1. Taking second loop, so what we'll get? In loop BCDB, so it comes out to be VB minus Q times of I into IG plus I minus I1 into IG into S plus Ig into Rg is equal to Vb. Now rearrange this equation also. So what will get? I minus I1 plus Ig into S plus Ig into Rg. It comes out to be I minus Ig into Q. Done. Now if bridge is said to be balanced, अगर ब्रिज बैलेंस है तो देयर शुड बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देयरफॉर Ig मस्ट बी इक्वल्स टू 0. अगर Ig 0 है तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में Ig की वैल्यू को 0 पुट कीजिए फॉर बैलेंस कंडीशन. फॉर बैलेंस कंडीशन व्हाट विल गेट? I minus I1 into R must be equals to I1P. This comes to be 0, so I1 into P. Equation number 3. In this equation, this is 0, so what will get? I minus I1 into S, again 0, I into I1. This is I1. This is I1 beta. This is I1. Okay. I1. This is I1 into Q. Now dividing third and fourth, so what will get? Cancel out. So P by Q R by S, यानी R by S must be equals to P by Q. या P by Q, this is equals to R by S. या P by R must be equals to Q by S, या P into S must be equals to R into Q. इधर इन दोनों की प्रूफ रेशियोज, इन दोनों का रेशियोज, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड. तो ये एक छोटा सा प्रूफ है फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. तो कभी कभार पूछा जाता है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है कि ड्राइव बैलेंस कंडीशन फॉर Wheatstone bridge by using KC and KVL. So this is how we attempt this question. Now इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. बैलेंस depends on the balance condition and that is known as the meter wire bridge. तो अगर आप लोगों ने मीटर वायर ब्रिज की लैब्स में देखा होगा तो वो कुछ एक वुडन प्लैंक पे होगा, उसमें स्ट्रिप्स लगी हुई होंगी और एक मीटर की वायर होगी. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ मीटर वायर ब्रिज. तो बेसिकली वो जो मीटर वायर ब्रिज है वो डिपेंड या उसका प्रिंसिपल जो है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. तो नाउ वी विल डिस्कस द व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर वायर ब्रिज सॉरी. तो अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone bridge and that is meter wire bridge. चलिए, तो आपको ऐसा दिखाई देगा. दिस इज अ वुडन प्लैंक और इस पे ऐसी स्ट्रिप्स बनी होगी आपके पास.
और इन दोनों के बीच में एक वायर लगी हुई होगी. दिस वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर. It is made up of material alloys, Constantan or manganese. These are your aluminium strips. These are your gaps. तो ये किस काम में आते हैं? और यहाँ पर 1 ही मीटर का हमारा स्केल लगा हुआ होगा. ठीक है. अब now how this system will operate, this system will works. तो हम लोगों को गिवन होता है कि किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट. तो दीज आर गैप्स ना, इन गैप्स में हम लोगों को ए, तो जो भी अननोन रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. प्रिंसिपल क्या है इसका? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. चलिए, अब हम लोगों ने बोला कि जो भी अननोन रेजिस्टेंस है वो इन दोनों गैप्स के बीच में लगा देंगे हम एक्स. ठीक है. या एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स को देखिए कैसा होता है. रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है आपके पास, ये 2 टर्मिनल होते हैं और यहाँ पे कीज लगी रहती है ऐसे. इनके बीच में कीज होती है हमारे पास. ठीक है. और इन कीज के आगे ऐसे नंबर लिखा रहता है 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 20,000 ओम, इंफिनिटी इन सो ऐसे. तो रियलिटी में होता क्या है कि अगर हम इसका रियल एग्जांपल, रियल व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको. एंड सो इनके बीच में एक की लगी रहती है आपके पास. तो जैसे ही की को हम क्लोज कर देंगे तो बेसिकली ये एक सीधा लाइव वायर जैसा करंट मिल जाएगा. वो करंट को चलने के लिए एक सीधा रास्ता मिल जाएगा. ठीक है. बट जैसे ही हम की को आउट कर देंगे तो यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो करंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं फ्लो कर सकता. इनके नीचे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ होता है. तो रियलिटी में तो ये रेजिस्टेंसेस ऐसे 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 फॉर्म में लगे रहते हैं वो मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए. बट आजकल के जो मॉडर्न रियोस्टेट ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स आते हैं उसमें सिंपली जो हम लोगों ने कलर कोडिंग वाले रेजिस्टेंसेस पढ़े थे उसको सिंपली लगा देते हैं. मान लो इसकी वैल्यू है 2 ओम, तो यहाँ से तो करंट चला बट यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट को नीचे जाना पड़ेगा. तो करंट को नीचे गया तो करंट को कितना रेजिस्टेंस मिला, ऑफर्ड हुआ जितना आपके उस बॉक्स के आगे नंबर लिखा हुआ. इट मे बी 2 ओम, मे बी 5 ओम. अच्छा, फिर ये सभी के सभी रेजिस्टेंसेज है ना सीरीज में लगे. मान लो मैंने यहाँ को प्लग इन कर दिया, यहाँ को रिमूव कर दिया, ये 5 था तो करंट अब ऐसे चलेगा. तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर्ड हुआ? 7 ओम. तो दीज ऑल आर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. जितने भी आप रेजिस्टेंसेस निकालते चले जाएंगे वो सभी के सभी एक्टिवेट होते चले जाएंगे. ठीक है. पहले ऐसे आते थे, वायर्स का ऐसे घुमावदार होता था जो कि हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि एक बार ऐसे क्लॉकवाइज होता था, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था. उसके कारण नेट मैग्नेटिक इफेक्ट 0 हो जाता था हमारे पास. बट फिर हमारे लिए अब ऐसे हम लोगों ने आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है तो अब हम लोग सिंपल अपने कार्बन रेजिस्टर्स का यूज़ कर लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पर मान लो आपके पास नॉन रेजिस्टेंस है लेट्स से आर, और ये नॉन रेजिस्टेंस ये वही रेजिस्टेंस है आपका पास नॉन रेजिस्टेंस जो आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक्टिवेट करते हो. आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स. जिस वायर का इन रेजिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट वो इस वाले गैप में लगा दो. लेट्स से दिस इज एक्स अननोन रेजिस्टेंस. चलिए, नाउ जो ये बीच वाला टर्मिनल बचा इसमें हमारे पास गैल्वेनोमीटर मिलेगा बाई डायरेक्शनल. उसकी 2 पोलैरिटी होंगी, एक
पॉजिटिव रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, आप इसके संग कनेक्ट कर दीजिए कोई भी एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को आप जॉकी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वही आर पी क्यू, ये लेंथ मान लेते हैं हमारे पास L1, तो ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास 100 माइनस L1। 100 क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 मीटर की वायर है। चलिए अब हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ये वाला प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ हाउ टू चेक कि हमारे पास जो सर्किट है, कनेक्शन जो किए हम लोगों ने वो किए ठीक है। तो हम लोग इस जॉकी को एक बारी ए पॉइंट पे रखेंगे, एक बारी बी पॉइंट पे। अगर वो ए पॉइंट पे लेट से लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो बी पॉइंट पे उसको राइट में ही डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा। अगर राइट में डिफ्लेक्शन आया, एक में लेफ्ट में आया, तो हमारे कनेक्शन साथ एकदम करेक्ट। लेकिन अगर दोनों तरफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां की है, फिर हम लोगों को उन गलतियों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे कनेक्शन आर कंप्लीटली करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बारी देखा लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया, एक बारी देखा राइट में डिफ्लेक्शन आया। लेफ्ट और राइट का डिफ्लेक्शन आएगा तभी तो वो गैल्वेनोमीटर ये है, ये इनिशियल पॉइंटर था। मान लो ए पे यहाँ पे दिखाया डिफ्लेक्शन, बी पे यहाँ पे दिखाया, तो जब हम इसको मूव कराएंगे अलोंग दी वायर, तभी तो हमारे पास ये जीरो पे आएगा। और जीरो बोले तो बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। हमें इस वायर पे वो नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है जहां पर करंट इन दिस सर्किट जीरो हो जाए। करंट इन दिस सर्किट जीरो हो जाएगा तो P by Q मस्ट बी इक्वल टू R by S हम इजीली लगा सकते हैं। तो नाउ व्हाट विल गेट, मान लेते हैं कि ये J पॉइंट है जहां पे हमारे पास बैलेंस, तो J जो नल पॉइंट, और नल पॉइंट का मतलब क्या बेटा कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये रेजिस्टेंस अभी मैं R1 मान लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस मैं R2 मान लेता हूँ। तो व्हाट विल गेट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट विल गेट, R by R1 मस्ट बी इक्वल टू X by R2। नाउ जो कि ये वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R1 इज रो L1 बाय एरिया, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 100 माइनस L1 बाय एरिया। put these value in this equation, तो what will get, R by रो L1 by, या you can say रो L1 by 100 area is equal to X by रो 100 माइनस L1 by area। A रो cancel out, तो we directly get the answer by calculating the balance length रो L1 X by 100 माइनस L1। तो X की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, X comes out to be R into 100 minus L1 by L1। So this is the formula for the derivation of अननोन रेजिस्टेंस। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, अननोन रेजिस्टेंस की बस ये लेंथ ऑफ दी वायर निकालनी है बाय यूजिंग दी मीटर स्केल। L1 L2 पता लग जाएगा, हमें वैल्यूज रखेंगे और अननोन रेजिस्टेंसेस इजीली निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि ये R1 कोई भी एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, अब इस R1 के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, अब बताओ नल पॉइंट किधर चला जाएगा। तो अगर हम देखें R1 को जैसे ही पैरेलल में लगा देंगे, तो R1 पैरेलल में कुछ भी आती, रेजिस्टेंस कम हुआ, तो व्हाट विल गेट कि जो लेंथ है आपके पास डिफ्लेक्शन, वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। मान लो पहले लेंथ यहाँ पे आ रहा था जब हम लोगों ने खाली R लगाया था, ठीक है ना, फिर हम लोगों ने R के संग एक और पैरेलल में लगा दिया, लेट्स से R3। अब R3 पैरेलल में लगाने से R इक्विवेलेंट क्या हुआ बेटा, कम। अगर R इक्विवेलेंट कम हुआ तो ये लेंथ L1 से कम होगी या ज्यादा होगी, सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सोचो अगर मैं सीरीज में लगा दूं R3 तो सर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन राइट में चली जाएगी। तो ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं, ऐसे आता है कि सब चीजें बहुत इजी कन्वीनियंट मेथड होता है। बस यही जो इनमें कॉन्सेप्चुअल थे ये थे
कि कभी कभार पूछ लेता है कि बैलेंस कंडीशन पे मैंने आर के साथ एक और पैरेलल में लगा दे, तो नल पॉइंट बताइए लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। तो हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ है ज़्यादा, कम हुआ है तो लेंथ कम हो जाएगी, ज़्यादा हुआ है तो लेंथ बढ़ जाएगी। सेकेंडली यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था परसेंटेज एरर, और हम लोगों ने बोला था कि लेस देन 5% एरर को हम लोग काउंटेबल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई इस वायर में, इस मीटर वायर ब्रिज में हमारे पास 3 डिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाते हैं, लेट्स से कोई अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लेके हम, और हमारे पास 3 अलग अलग नल पॉइंट आ गए। तो उन्होंने बोला कि बताइए इनमें से कौन सा मेथड, कौन सा बैलेंस पॉइंट करेक्ट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा मोर एक्यूरेट है। यानी हम ए आर की वैल्यू को चेंज करते चले गए और हमारे पास 3 अलग अलग डिफ्लेक्शन मेथड आ गए। जैसे ठीक है, ये वो वाली वायर, ये गैल्वेनोमीटर, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये आर की वैल्यू को हम चेंज करते चले गए। आर की वैल्यू को चेंज करते चले गए, एक बार आर की वैल्यू को R1 रखा, एक बार R2 रखा, एक बार R3 रखा, और हमसे बोला गया कि ये R1 को रखे तो बैलेंस पॉइंट ये आया, B पे रखे, C पे रखे, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट रीडिंग इन Y। तो मोर एक्यूरेट रीडिंग इन Y के लिए हम लोगों को क्या देखना है, हमें बेसिकली अभी फॉर्मूला निकाला है हम लोगों ने। मान लेते कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है L1 और ये हमारे पास L2, तो वही R/R1, ठीक है, ये R1 रखा है तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, या इस वाली वैल्यू को R1, R2, R3 मान लीजिए, ये R हो जाएगा हमारे पास। तो व्हाट विल गेट R1/R इज इक्वल टू X बाय, या R1/L1 इक्वल टू R2X/L2। ठीक है, हमें तो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए ना बेटे, तो अननोन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, L2/L1 इंटू R1। चलिए, अब हम जब इसका रिलेटिव एरर निकालते तो हमें रिलेटिव एरर में कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, 5 ओम रखे ये तुमने। तो जब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो रिलेटिव एरर क्या है बेटा, डेल्टा X/X, X कम्स आउट टू बी डेल्टा L2/L2 प्लस डेल्टा L1/L1। परसेंटेज एरर करेंगे तो इंटू 100। अब हमें चाहिए कि ये रिलेटिव एरर कम से कम हो। अगर ये रिलेटिव एरर कम से कम आए तो व्हाट विल गेट डेल्टा X/X, डेल्टा एलसीएम लीजिए इसका, L2 इंटू L1 प्लस डेल्टा L1 इंटू L2/L1 इंटू L2। अभी कम से कम चाहते हैं हम, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी अगर मैं इसको y मान लूं तो y L1 L2, L1 L है तो L2 कितना हो जाएगा बेटे, 100 माइनस L1। तो y की वैल्यू कितनी होगी पुत्र, L1 इंटू 100 माइनस L1, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ L1 इटसेल्फ। मैक्सिमम चाहिए हमें डेल्टा X/X, यानी परसेंटेज एरर कम से कम चाहिए, तो L1 ये वाला फंक्शन हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी dy/dL1, मैक्सिमम के लिए हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा। इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो इसको, 100 माइनस 2L, 100 माइनस 2L1, यानी अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू L1 माइनस L1 का स्क्वायर, y dy/dL1 कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी L1 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी अच्छे एक्सपेरिमेंट के लिए जो नल पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जिससे परसेंटेज एरर कम से कम हो जाएगा और हमारा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट काउंट होगा। यानी अगर हमारे पास अलग अलग रीडिंग आ जाए, लेट्स से एक नल पॉइंट आया 30 सेंटीमीटर पे, एक आया 40 सेंटीमीटर पे, एक आया 45 सेंटीमीटर पे, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट, 45 सेंटीमीटर वाला। तो प्रोबेबली ये बोला जाता है कि 45 से 55 तक हम लोगों क्या एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नल पॉइंट आ जाना चाहिए। सेकेंडली, जो ये R और X है, ये वाली वैल्यूज को कंपेरेबल रखना होता है। हाँ,
इसकी वैल्यू को देख के हम इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को देख के हम इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोगों ने दोनों में इन कंपैरिजन कर दिया बहुत बड़ा, तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन भी आ सकता है। कई बार हम देखते हैं लैब्स में हम छोटी वायर ले लेते हैं और रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम 5 ओम 7 ओम, तो व्हाट विल रियलाइज कि एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आता है। फिर हम उस वायर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देन सेम एक्सपेरिमेंट में सेम सेटअप में कुछ नहीं करना था, वायर को बड़ा कर दिया, डिफ्लेक्शन अलग अलग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया एक्सपेरिमेंट। तो अब हमारे पास एक ही डिवाइस बच गई, दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।